राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। भारत में भी देखिए लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। युद्ध की नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें विश्व शांति दूत बनाने के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने संयुक्त राष्ट्र संघ को पत्र लिखा है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष कुमार, जो राजनीतिक विश्लेषक है। हम उनसे बात करेंगे इस बारे में। सर, आपके बारे में धन्यवाद। सर, जैसे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व स्तर पर महत्व बढ़ रहा है, आपको क्या लग रहा है? निश्चित रूप से बढ़ रहा है। ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को विश्व शांति दूत बनाने के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम देख रहे हैं कि तृतीय विश्व के देशों में करीब 145 से अधिक देश हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है। और ये जो आप देख रही होंगे कि दो संकट आया है विश्व के समय समक्ष, जिसमें प्रधानमंत्री का महत्व लगातार बढ़ा है। एक तो यूक्रेन संकट है और एक ताइवान का संकट है। तो यूक्रेन और ताइवान के संकट ने भारत को के महत्व को बहुत आगे बढ़ाया है। इससे पता चलता है कि विश्व राजनीति में जो नरेंद्र मोदी जी का कद है वो काफ़ी बढ़ा है। लेकिन दूसरी एक तरफ तो उन्हें विश्व शांति दूत बनाने के लिए पत्र लिखा जा रहा है मैक्सिको के राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके ही पार्टियों के बीच शीत युद्ध छिड़ गया है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जब एक ग्रुप ऑफ पीपुल कहीं भी काम करते हैं तो उसमें एक हितों का टकराव चलता रहता है और उससे कभी भी बचा नहीं जा सकता है। बस बात ये होनी चाहिए कि जो शीत युद्ध है वो वास्तविक युद्ध में न बदल जाए, क्योंकि वास्तविक युद्ध में बदल जाता है तो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। अगर आप एक घर में भी देखिएगा तो देखने में सब कुछ लगता है कि शांति है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में आपसी मनमुटाव चलता रहता है। यही जीवन का सच है। तो मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर ने क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति दूत बनाने की मांग की है? इसके साथ ही पोप फ्रांसिस और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को मिलकर विश्व शांति दूत के लिए प्रयास करना चाहिए। देखिए, विश्व शांति का जो समय है अभी बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। उसका कारण ये है कि आप देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रधानमंत्री जब गए थे तो उन्होंने कहा कि हमें युद्ध की नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है। अगर वैश्विक स्तर पर मान लीजिए कि किसी देश की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो या साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा हो, उसके कारण युद्ध होता है तो स्वाभाविक रूप से उससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। आप देखें, यूक्रेन संकट के कारण हमारे भी बहुत से छात्र लोग वहाँ फंस गए थे, जिसको निकालने को लेकर काफ़ी संघर्ष हुआ। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि हर देश में महंगाई बढ़ी है। उसका कारण है कि युद्ध जब होता है तो तेल संकट का जो भी चीज़ हम आयात करते हैं उसको लेकर समस्या आना शुरू हो जाती है। और दूसरा, जब व्यापार है पूरा, जो निर्यात हम लोग करते हैं उसका निर्यात प्रभावित होता है। तो उससे क्या होता है कि देशों का जो व्यापार संकट उत्पन्न होता है, जिससे गरीब लोगों को, खासकर देश को काफ़ी नुकसान होता है। तो यूक्रेन की समस्या ने विश्व में भारत का महत्व बढ़ाया है, आपको ऐसा लग रहा है? यूक्रेन की समस्या एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन निश्चित रूप से भारत का महत्व बढ़ाया है। क्योंकि आप देखेंगे कि यूक्रेन संकट के दौरान हमारे जितने भी छात्र थे, हम उनको आसानी से निकालने में सफल हुए। और यह इस बात का सबूत है कि विश्व पटल पर हमारी ताकत बढ़ी है। क्योंकि हमारे नागरिक कहीं भी हैं, भारतीय नागरिक कहीं भी है विश्व में, तो किसी प्रकार के युद्ध में या संकट में उनके जीवन पर कोई संकट नहीं आएगा। क्योंकि विश्व में एक मैसेज गया है इसके द्वारा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और मंत्रिमंडल के जो लोग हैं अपने नागरिकों के प्रति काफ़ी सजग हैं। अभी हाल ही में ताइवान की समस्या अमेरिका और चीन के बीच विवाद का कारण बन गया है। क्या लगता है आपको, क्या कारण है? देखिए, नैन्सी पेलोसी की जब यात्रा हुई ताइवान में तो स्वाभाविक रूप से जो है ना एक संघर्ष उत्पन्न हुआ। क्योंकि चाइना को ये लगने लगा कि ताइवान में जाकर वह डिप्लोमेटिक रूप से कोई काम करेंगे जो चीन के खिलाफ होगा। आप ये भी देख रही होंगे कि यूक्रेन संकट के समय विश्व दो भागों में करीब करीब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो जो रसिया के पक्ष में है और दूसरा जो अमेरिका के पक्ष में है। अब अमेरिका जो है कि जब नैन्सी पेलोसी को वहाँ पर भेजा ताइवान में, तो चाइना को ये लगा कि जो समाजवादी देश हैं, जो उसको मानने वाली विचारधारा को हैं, उनके ऊपर एक संकट आ रहा है। इसीलिए जो है ना ये संकट गहराता जा रहा है। क्योंकि अगर ताइवान के प्रश्न को लेकर चीन युद्धरत हो जाता है तो विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। ये संकट है। आपको क्या लगता है कि कोरोना के बाद जो विश्व राजनीति है उसमें अशांति का वातावरण बन गया है? देखिए, कोरोना के कारण तो विश्व में अशांति आया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसका कारण ये है कि विश्व स्तर पर जो भी देश हैं जो सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, उन देशों को बहुत दिक्कत हुआ है। आप देखेंगे कि ये जो कोरोना आया उसमें बहुत से लोग मर गए, एक पहला संकट था। इसने जो पूरे स्वास्थ्य सेवा है पूरे विश्व की, उसकी पूरी तरह से समझिए कि बैंड बजा दिया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है।
और इसने मतलब कि व्यापार को नुकसान पहुंचाया, स्वास्थ्य सेवा को नुकसान पहुंचाया, जीवन पूरा तरह से बर्बाद हो गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि दुश्मन कौन है, और एक दूसरे के प्रति जो मानवीय भावना है उसमें भी कमी आई। क्यों कमी आई? कि आदमी अपने लोगों का भी लाश उठाने से डरने लगे, क्योंकि उनको लगा कि हमको कोरोना हो जाएगा। तो पहला अशांति का वातावरण आया, मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ। और उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो देखिए यूक्रेन संकट आ गया, जो रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष का कारण बना। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, अभी यूक्रेन का संकट खत्म भी नहीं हुआ था कि ताइवान का संकट आ गया नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद, जो अमेरिका की थी। उसके बाद ये लगातार चल रहा है, और ऐसे वातावरण में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो मैक्सिको के राष्ट्रपति ने, इक्वाडोर जो हैं, वो बोले कि इनको विश्व शांति दूत बनाना चाहिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत का जो कद है वैश्विक राजनीति में, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। तो अमेरिका और रूस के बीच उत्पन्न महाशक्ति की जो होड़ है, क्या पूरा विश्व युद्ध के माहौल को उत्पन्न में आ गया है? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो उसका तो विश्व दो भागों में बट गया। एक वो देश थे जो कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मानते थे, यानी समाजवादी राष्ट्र थे, जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था। उसके बाद दूसरी तरफ दूसरा विश्व वो था जो पूंजीवादी विचारधारा को मानता था, एडम स्मिथ के सिद्धांतों को मानता था, वो अमेरिका था। और अमेरिका के नेतृत्व में लोग चलने लगे, तो ये दो ध्रुवों में बट गया। और आप देखिए कि ये लंबा शीत युद्ध चला है। उसके बाद अभी जो वर्तमान स्थिति बनी है यूक्रेन के संकट को लेकर, तो आप देखिएगा कि यूरोप जो है पूरी तरह से संकट में आ गया है, और अमेरिका भी ये निश्चित रूप से मान लिया है कि हमको कैसे भी हो रसिया के प्रभाव को कम करना है। इसलिए यूक्रेन संकट के समय देखिएगा कि यूरोप तथा अमेरिका ने तथा अन्य देशों ने मतलब कि एक तरह से रसिया को बाध्य कर दिया है कि वो यूक्रेन को जीत न सके। और ये दोनों देशों का आपसी जो संघर्ष है उसके कारण पूरा विश्व जो है अभी युद्ध के माहौल पे खड़ा है। तो वर्तमान वैश्विक संकट के दौर में भारत की विदेश नीति क्या सही दिशा में चल रही है? देखिए, भारत की जो विदेश नीति है वो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एकदम सही दिशा में चल रही है। उसका मूल कारण ये है कि ऐसा पहले मतलब हम लोग का जो 70 साल का इतिहास है आज़ादी के बाद का, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत की किसी प्रधानमंत्री की विदेश नीति खराब रही है। लेकिन आप ये देख रही हैं कि वैश्विक स्तर पर जो है ना लगातार भारत का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका भी अनुभव कर रहा है कि एक शक्तिशाली राष्ट्र है। आप देखिएगा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी भारत यात्रा किए, और उसके बाद अब व्लादिमीर पुतिन भी हम लोगों को विशेष पैकेज दिए तेल के क्षेत्र में या दूसरे चीज़ों में कि हम सुविधा देंगे। तो लगातार महत्व बढ़ा है। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं और सही दिशा में चल रहा है। हम समझते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर जो भारत है एकदम सही वातावरण में और सही दिशा में चल रहा है। तो हम देखते हैं कि श्रीलंका संकट में तृतीय विश्व के देशों के समक्ष कोरोना के बाद एक नया संकट उत्पन्न कर दिया है। देखिए, श्रीलंका का जो समस्या है, श्रीलंका की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप देखिए कि उसका जो ज़्यादातर जीडीपी का हिस्सा है मुख्य रूप से वो टूरिज़्म पर निर्भर करता है, और कोरोना काल में टूरिज़्म पूरी तरह से बंद हो गया। उसके कारण क्या हुआ कि उनका जीडीपी का जो ग्राफ है नीचे गिर गया, लोगों को काम मिलना बंद हो गया। इसी बीच में आप देखिए कि हम्बन टोटा का प्रॉब्लम शुरू हुआ, और धीरे धीरे जो वहाँ इथनिक प्रॉब्लम था वो सतह पर आ गया। इथनिक प्रॉब्लम जो सिंहली और तमिल के बीच में जो झगड़ा था वो लगातार बढ़ता चला गया, और यह माना जाने लगा कि तमिल को मारने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन इससे समस्या हल होने वाला नहीं था। और लगातार बढ़ता गया और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि नागरिकों ने राष्ट्रपति भवन पर ही कब्जा कर लिया। तो ये तृतीय विश्व के देशों के लिए एक अलार्मिंग है कि अगर आप अपने संकट को ठीक ढंग से नहीं हैंडल करेंगे और उसको इथनिक प्रॉब्लम का नाम देंगे, जैसे भारत में भी देखिए लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, अगर आप मुसलमानों को मारने पे लग जाएंगे, समस्या हल नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आप एक नए संकट की ओर पड़ जाएंगे। तृतीय विश्व के देशों में सबसे बड़ा जो मौलिक समस्या है कि हम लोग आर्थिक समस्या को हल करने से ज़्यादा है हमने इथनिक प्रॉब्लम में घुस जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जातीय रूप से कि फॉरवर्ड बैकवर्ड ये चलने लगता है। उसी तरह से श्रीलंका में जो सिंहली और तमिल का झगड़ा हुआ, आप देखिए कि राष्ट्रपति ने उस संकट को हवा दिया। तो जब संकट को हवा दिया तो आप आगे चल के क्या देख रहे हैं कि जनता जो है खुद आपके राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर ली और आपको भागना पड़ा। तो वो सीखने लायक ये है कि हम लोगों को उस दिशा में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एशिया में जो ये युद्ध का संकट खड़ा हो गया है, इसमें आपको लगता है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा के कारण हुई है? हाँ, निश्चित रूप से नैन्सी पेलोसी ने जो ताइवान की यात्रा की है उसने चाइना को एक तरह से उकसाने वाला काम किया है,
क्योंकि उनको भी पता है अच्छी तरह से कि अगर हम ताइवान की यात्रा करेंगे तो चाइना उसका विरोध करेगा। उसका इतिहास में कारण ये है कि ताइवान पर जो है ना चाइना अपना अधिकार समझता है, जैसे कि तिब्बत पर समझता था, और इसीलिए वो नहीं चाहता है कि अमेरिकी राष्ट्र हों जो वहाँ पर जाएं और हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचें। जैसा कि आप देख रहे हैं यूक्रेन के साथ है, यूक्रेन को भी रसिया अपना हिस्सा समझती है, क्योंकि 1992 से पहले तो यूक्रेन जो है ना रसिया का ही हिस्सा था, जबकि ताइवान का अलग होना बहुत लंबे समय की बात है, 48 में ही अलग हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना का यह सोच है, एक साम्राज्यवादी मानसिकता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। तो स्वाभाविक है कि अमेरिका जब वहाँ पर आए, अमेरिका को कोई आदमी आएगा, सेक्रेटरी आएगा, तो वो तो उकसाने वाली घटना लगेगी ही। और स्वाभाविक रूप से आप देख सकती हैं कि अगर अमेरिका और चाइना युद्ध में आएंगे तो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ पूरा विश्व जो है चला जाएगा और लड़ाई लगातार बढ़ती चली जाएगी और एक मानवीय संकट के रूप में ये उत्पन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, और ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे आर लाइव न्यूज़ के साथ।